नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। हम NCERT की श्रृंखला में आज कक्षा 10 और 12 में खनिजों वाले चैप्टर पर बात कर रहे हैं और उसका आज अंतिम बिंदु हम पूरा करेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो हम पिछली कक्षा में भी ऊर्जा संसाधनों पर बात करके आए हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं। उससे पहले भी हमने वीडियो में जहाँ खनिजों का क्लासिफिकेशन किया था वहाँ भी हमने बात की। तो आज इस अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसमें हम मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु व जल विद्युत पर बात करेंगे। सामान्य तौर पर अगर भारत में बात की जाए इन्हीं सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में तो सर्वाधिक हिस्सा जो है वो पवन ऊर्जा का है। लगभग 90,000 मेगावाट उत्पादन जो है जो इससे किया गया है या ग्रिड को इसकी बिजली उपलब्ध करवाई गई है। आपके लिए इतने डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपकी बुक में बहुत कम इनके प्लांट लिखे हैं। एक तो हम कुछ इनके मेन प्लांटों पर बात करेंगे, साथ में परमाणु ऊर्जा के जो 6 प्लांट है जिनका मैप में अत्यधिक योगदान है, काफी बार पूछे जाते हैं कि मानचित्र पर उनकी स्थिति क्या है, उन 6 परमाणु ऊर्जा के प्लांटों पर। और परमाणु ऊर्जा में भी मेन जो हमारा जो काम रहेगा कि गुरुजल के संयंत्र है उसका इतिहास कैसा रहा है, उस पर बात करेंगे। तो आज बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर, और इसमें जो पहला बिंदु है परमाणु ऊर्जा। वैसे परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत में आता है, मैंने बात की थी कि जल विद्युत परंपरागत में आएगा और गैर परंपरागत में कौन आएगा, परमाणु ऊर्जा। तो आज हम पहले जो मिनरल है उस पर बात करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी इसको नाम देना चाहे। तो परमाणु ऊर्जा पर बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत में सबसे पहला प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया। तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला जो प्लांट है वो तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया 1969 में। उसके बाद में दूसरा प्लांट, दूसरा परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में लगाया गया। रावतभाटा राजस्थान में लगाया गया दूसरा प्लांट। इसी प्रकार से 1984 में, अच्छा ये 1972 में अभी तीसरा परमाणु विद्युत गृह, ये काफी विवादों में भी रहा, कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु सन 1984। और 1984 में हमने पिछले बिंदु में पढ़ा था किसकी स्थापना हुई है, गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में उसकी स्थापना हुई है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चौथा परमाणु गृह नरोरा, और नरोरा कहां है, उत्तर प्रदेश। चौथा परमाणु गृह नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1989 में की गई। अब इनकी क्या कुछ प्रमुख चीजें हैं, जैसे आप रावतभाटा को देखेंगे तो चंबल के किनारे पर स्थित है, नरोरा यूपी गंगा के किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं और बिंदुओं पर। पांचवा जो विद्युत गृह है परमाणु ऊर्जा का, काकरापार गुजरात। पांचवा परमाणु गृह, आपकी बुक में इनका सन नहीं लिखा हुआ, काकरापार गुजरात सन 1993, 1993 में इसकी स्थापना की गई। और छठा और अंतिम जो आपका परमाणु विद्युत गृह है, छठा परमाणु गृह, एक ही रह गया इसमें से, कैगा, कहां स्थित है, कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में स्थित है। सन 1999
1999 में इसकी स्थापना की गई। तो भारत में ये 6 बड़े परमाणु ऊर्जा के प्लांट है। पहले तो इन 6 पर बात करेंगे, मैप पर इनकी स्थिति आती है, इस पर भी ध्यान रखना है हमें। 7वां प्लांट जो है जिस पर रोक लगाई गई है, 7वां जो था वो था कुन्नड़कुल्लम, तमिलनाडु। इस प्लांट को रूस की सहायता से लगाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे 7वां परमाणु विद्युत गृह है, हाल में स्थापित किया गया है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जहां तारापुर है उसी के पास जैतपुर, जैतपुर जो कि रत्नागिरी में है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको लेकर भी फ्रांस और भारत के बीच समझौता हो चुका है। फ्रांस और भारत के बीच जो है वो समझौता हो चुका है इस परमाणु ऊर्जा के प्लांट को लेकर। 2010 में हुआ है समझौता वैसे, और इसकी स्थापना जो है वो की जा रही है। तो परमाणु ऊर्जा का यही हमारा प्रमुख था। और सामान्य रूप से होता क्या है, परमाणु ऊर्जा के कुछ क्षेत्र हैं। आप परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम को ले लीजिए, यूरेनियम के भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। ऐसे राजस्थान के उदयपुर के पास से भी जो है तांबा पेटी वाला जो एरिया है उसके अंदर से भी जो है यूरेनियम की खोज हुई है। इसके अलावा एक अन्य खनिज जैसे थोरियम जो कि एक परमाणु ऊर्जा का खनिज है, वो केरल की मोनोजाइट रेत में मिलता है। तो इन कुछ और, पहले तो इन 6 ग्रहों की बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के, कि ये है परमाणु ऊर्जा। क्या होता है, सामान्य तौर पर एक खनिज जिसमें से कि ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा लगभग 1 किलो परमाणु ऊर्जा से जो है वो 1 साल तक की बिजली बनाई जा सकती है। परंतु इसके लिए काफी खतरनाक जो है, ये खतरनाक इसलिए क्योंकि इसकी जो किरणें हैं वो काफी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहती है। जैसे कि जो रूस का चेरनोबिल का प्लांट था उसके साथ घटना हुई। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी वही है। सन 1984 में चेरनोबिल रूस में, हाँ 1984 ही होगा, चेरनोबिल रूस में एक प्लांट जो है वो फट गया था, जिससे कि जिस पूरे शहर को, जो प्रीपेड शहर था, उसको खाली करवा लिया गया। तो काफी खतरनाक भी रहा। इसलिए ये तमिलनाडु का जो प्लांट था कुन्नड़कुल्लम वाला और कलपक्कम वाला काफी विवादों में भी रहा। इसके ऊपर लोगों ने इसका प्रतिरोध किया यहाँ लगाने के लिए। तो कुछ एक चीजें हैं, बाकी हम परमाणु ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों पर बात करते हैं आपके एनसीईआरटी की किताब से। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? अगर आपकी किताब में बात करें तो सामान्य रूप से राजस्थान के उदयपुर, अलवर और झुंझुनू की, राजस्थान के उदयपुर, अलवर और झुंझुनू में जो है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का दुर्ग, महाराष्ट्र का भंडारा, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, महाराष्ट्र का भंडारा और हिमाचल के कुल्लू में भी। यहां से जो खनिज निकलता है उसका नाम है यूरेनियम। यहां से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्र यूरेनियम का है झारखंड का जादूगोड़ा, बहुत बार नाम आता है। झारखंड का जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं थोरियम की बात करूं, दूसरा खनिज थोरियम, जो कि आपको कैंसर के इलाज में भी काम में आता है। थोरियम जो है वो केरल की मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है। केरल की मोनोजाइट बालू से जो है वो थोरियम होता है। इसके अलावा केरल का पलक्कड़ और कोल्लम जिला, इसके साथ रखने के यहां जगह कौन सी है, कोल्लम और पलक्कड़ जिला। इसके अलावा महानदी के डेल्टा में भी, महानदी के डेल्टा में भी थोरियम के निक्षेप जो हैं वो देखे गए हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, यहां भी थोरियम जो है वो निकाला जाता है। तो ये ही प्रमुख क्षेत्र हैं थोरियम और यूरेनियम के। अच्छा, जिस प्रकार से हमने बात की कि लोहे अयस्क के लिए सेल की स्थापना की गई है,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी प्रकार गैस के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना की गई है। उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा को संभालने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में। इसी प्रकार से 1954 में ट्राम्बे कहां है? महाराष्ट्र में ही है, बॉम्बे के पास। ट्राम्बे महाराष्ट्र 1954 में भी क्या किया गया? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। परंतु 1967 में जो है इसे भाभा परमाणु केंद्र के रूप में नामित किया गया। इसका नाम भाभा परमाणु केंद्र जो है, भाभा एटॉमिक सेंटर जो है, वो इसका नाम कर दिया गया। महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान में, ट्राम्बे में। तो ये कुछ परमाणु ऊर्जा आयोग का जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार का रहा, जिस पे हमने चर्चा की है। तो 6 प्लांट ध्यान रखने हैं। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए और थोरियम के लिए केरल की मोनोजाइट रेत कोल्लम और पलक्कड़ जिलों से, और महानदी के डेल्टा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और महाराष्ट्र के भंडारा और हिमाचल के कुल्लू में भी थोरियम के निक्षेप यूरेनियम के जो निक्षेप हैं वो देखने को मिले हैं। तो पहले ये बिंदु था हमारा परमाणु ऊर्जा का, 6 प्लांट और उनके बारे में चर्चा। दूसरी बात करते हैं सौर ऊर्जा की। और आपकी बुक के हिसाब से उसमें ज्यादा प्लांट नहीं दे रखे। सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से आने वाली किस्म में जो ऊर्जा है, किरणें जो है, उसको फोटोवोल्टाइक सेल से जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो कि इसका काम है। सामान्य रूप से राजस्थान इसका एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि हमारे यहाँ 300 दिन धूप जो है वो लगातार रहती है। तो इसलिए तटीय क्षेत्रों में नीचे भी, या राजस्थान के जो मरुस्थल इलाके हैं वहाँ इसका प्रचलन काफी बड़ा है। तो सौर ऊर्जा सामान्य रूप से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में नंबर 2 पर है, पवन ऊर्जा के बाद में उत्पादन को लेकर। और इस पर आज चर्चा करते हैं क्या है। ठीक है, इसमें क्या है? फोटोवोल्टाइक सेलों से फोटोवोल्टाइक सेल से सूर्य की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेलों से सूर्य की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। और इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फोटोवोल्टाइक सेल जो आप बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हुई देखते हैं, एक तो उसकी बात हो रही है, वो फोटोवोल्टाइक सेल। और दूसरा इसके अंदर है सौर तापीय प्रौद्योगिकी, यानी सूर्य के ताप को की जो तकनीक है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? तकनीक। सौर ताप की तकनीक जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, और यह इनकी जो मेन बात है, सौर ऊर्जा आपकी किताब में एक चीज लिखी हुई है कि तेल व कोयले की ऊष्मा से 7% और परमाणु ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी होती है ये। और सामान्य रूप से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, कोई गैस का उत्पादन नहीं हो रहा है इससे। तो ये है राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान में इसकी संभावनाएं हैं। अब हमको ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा के लिए जो प्लांट है, तो जोधपुर के मथानिया गांव में, जोधपुर के मथानिया गांव में एक तो इसका प्लांट लगा हुआ है। जोधपुर के मथानिया गांव में सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। इसी प्रकार हरियाणा के गुड़गांव में, इसी प्रकार हरियाणा के गुड़गांव में भी ध्यान रखना है, ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है हरियाणा की ग्वाल पहाड़ी में। और आपको पता होना चाहिए कि खाना बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौर प्रणाली जो साईं बाबा मंदिर शिरडी में स्थित है, वहां लगाया गया इसका एक प्लांट वहां भी है।
कि साईं बाबा मंदिर जो शिरडी वाला है, ठीक है, वहाँ भी खाना बनता है पूरी की पूरा सौर ऊष्मा से। अहमदनगर महाराष्ट्र में है भाई वो। दूसरी पर बात करते हैं पवन ऊर्जा। हमें आपकी किताब से अंतिम 2 बिंदु एक और आप इसमें ऐड कर लेंगे। अगला बिंदु है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब जिन क्षेत्रों में मानसूनी पवनें चलती हैं या सामान्य पवनें चलती हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ जो हैं वो खड़ी की जाती हैं, और इन पवन चक्कियों के घूमने से इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो पवन ऊर्जा का ही होता है। सामान्य रूप से 27.28 गीगावाट जो बिजली है पवन ऊर्जा से बनती है। और इसमें भी क्या बात है, इसका जो परसेंटेज है कुल में वो 43.6% है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का 43.6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, और 27.28 गीगावाट जो बिजली का उत्पादन करती है। कुछ ऐसे ऊपर पंखे लगी होंगी जो कि गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये पवन ऊर्जा के बारे में कुछ, ठीक है। इसमें क्या स्थानीय हवाओं का प्रयोग किया जाता है? आपकी किताब में लिखा हुआ है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है वो पवन ऊर्जा के उत्पादन में आगे है। परंतु हम इसके बाद में कुछ और डीप से बात करते हैं, 1-2 प्लांटों की बात करते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा का पहला प्लांट जो है वो तमिलनाडु में था, ठीक है। पवन ऊर्जा का पहला प्लांट, भारत के अंदर पहला प्लांट जो है वो किस राज्य में रहा? तमिलनाडु में रहा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मुंपडाल गांव में है ये, मुंपडाल गांव के अंदर ये प्लांट जो है वो स्थित है। इसको बात में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लांबा गुजरात में जो है एशिया का सबसे बड़ा, लांबा कच्छ गुजरात में, एशिया का, एशिया की बात कर रहा हूं, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, लांबा कच्छ गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो लगाया गया है। कर्नाटक ने और चेन्नई ने तो पवन ऊर्जा के विकास के लिए अलग से कंपनियां बनाई हैं। MSPL की बात कर ले, सेट की बात कर ले, तो वहां इन्होंने पवन ऊर्जा को लेकर अलग प्रकार की कंपनियां जो है वो बनाई हैं। ये कुछ पवन ऊर्जा का बिंदु आपकी किताब के हिसाब से। उसके बाद में आगे बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। छोटे छोटे बिंदु हैं, ज्यादा नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है कि तट के पास, क्योंकि भारत की तट रेखा अत्यधिक लंबी है जो कि 7516.5 किलोमीटर है, इस तट के पास लहरें जो हैं वो प्रत्येक समय आती रहती हैं, टकराती रहती हैं, और जब टकराती हैं तो उससे गति मिलती है, और उसी गतिज ऊर्जा को किस में बदला जाता है? पवन ऊर्जा में बदला जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का बिंदु जो है वो क्या है, इस पर बात करते हैं। तो भारत की तटरेखा के फायदे को लेकर चली है, और इसका मतलब है महासागरीय धाराओं की ऊर्जा को, महासागरीय धाराओं की ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आपकी किताब में इसका कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ, और लिखा है कि पश्चिमी तट के पास जो है इसका अत्यधिक जो है उत्पादन होता है। परंतु हम फिर भी 1-2 प्लांटों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्लांट है ज्वारीय ऊर्जा के? ज्वारीय ऊर्जा का प्लांट जो है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में जो है दुर्गाद्वानी क्रीक में लगाया गया है। दुर्गाद्वानी क्रीक का मतलब होता है चट्टान। दुर्गाद्वानी क्रीक में लगाया गया है, और इसे NHPC जो है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है इसको संभाल रहा है। ये भारत का एकमात्र प्लांट जो है वो यहीं लगा हुआ है। कुछ और ज़्यादा इसमें बात करने वाली बात नहीं है।
ये था ज्वारीय ऊर्जा का छोटा सा बिंदु। अगले पे बात करते हैं। अगला बिंदु है भूतापीय ऊर्जा। सामान्य रूप से भारत में इसके 3 या 4 प्लांट ही है। भूतापीय ऊर्जा क्या मतलब क्या है कि धरातल के नीचे से गर्म वाष्प या गर्म पानी जो है, गर्म जल के सोते जो हैं वो होते हैं, और इससे क्या बनाई जाती है, ऊष्मा जो है उसका उत्पादन किया जाता है। इनके ऊपर टरबाइन लगाई जाती है, जब फुहारे फूटते हैं तो ये टरबाइन घूमती है और जिससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो इसी पर बात करने वाले हैं, भूतापीय ऊर्जा का क्या मतलब है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है और मैग्मा के साथ वहां से तप्त जल या गीजर या कूप जो है वो लगे होते हैं, जिससे वाष्प बाहर निकलती है, उसमें प्रेशर अधिक होता है, फिर वो टरबाइन को घुमाता है और जिससे कि वही गतिज ऊर्जा किस में बदली जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के कुल 4 प्लांट मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, इसके अलावा लद्दाख की पूगा घाटी में, उत्तराखंड के सूरजखंड क्षेत्र में, और एक जगह तपोवन है, और एक जगह क्या है, तपोवन है। ठीक है, सॉरी, झारखंड का सूरजखंड है, तो मैं कह रहा था तपोवन उत्तराखंड में। झारखंड का सूरजखंड और तपोवन उत्तराखंड में जो है इसके 4 प्लांट लगाए गए हैं। ये जो है सामान्य रूप से भूतापीय ऊर्जा का बिंदु है। लास्ट है हमारे पास जैव ऊर्जा, जो कि कचरे से, जितना भी कचरा अपशिष्ट गांवों में होता है उसको एक टंकी में डालकर उससे जो है ऊष्मा का उत्पादन जो है वो किया जाता है। एक तो दिल्ली में शायद तक इसका प्लांट है कचरे का, दिल्ली में कचरे के निस्तारण को लेकर उससे एक जैव ऊर्जा का प्लांट जो है वो लगाया गया है, जो नगरीय अपशिष्ट से जो है वो कचरा बनाता है। शायद तक नाम पता नहीं उसका, तारानगर के आसपास है कुछ। तो ये हमारे कुल मिलाकर खनिजों वाला जो बिंदु था, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गैस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को लेकर ये हमारा चैप्टर नंबर जो खनिज है वो बिंदु कंप्लीट होता है। अगली कक्षा में हम उद्योगों का जो अंतिम चैप्टर है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।